सीईओ की डील वाइफ भाग 29। दोस्तों, इस कहानी की गहराई और इसके हर एक मोड़ को अच्छे से समझने के लिए इसके पिछले भाग देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, इस कहानी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप शुरू से इस सीरीज का मजा ले सकते हैं। दादी ने बात संभालते हुए कहा, हमने आपको आज बुलाया ही इसलिए था कि इस बारे में साफ साफ बात कर सकें। शादी की तारीख हम किसी अच्छे दिन देखकर तय कर लेंगे और फिर आपको बता देंगे। फिर उन्होंने समझाया, कपूर परिवार की तरफ से शादी में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए दोनों परिवारों का एक ही फंक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम अपनी तरफ से अलग रिसेप्शन रख लेंगे। वैसे भी सबसे जरूरी तो शादी की खास रस्में हैं। अगर आपको लगता है कि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी सारी तैयारी हम खुद कर लेंगे। दादी ने थोड़ी देर सोचा और फिर अनाया से पूछा, मुझे याद है तुम्हारी एक बहुत करीबी दोस्त है ना? अनाया ने सिर हिलाया। हाँ, तो उसे शादी में जरूर बुलाना। वो तुम्हारी ब्राइड्समेड बन सकती है। अगर एक से काम न चले तो 2-3 और सहेलियों को बुला लेना। शादी में खूब रौनक होनी चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी तुम्हारी खुशी है। दादी ने कुछ ही मिनटों में शादी से जुड़ी लगभग सारी बातें तय कर दी और उनकी बातों से राजीव को साफ समझ आ गया कि अगर उसे इनमें से किसी चीज पर आपत्ति है तो कपूर परिवार को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। राजीव के पास अब बहस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सब कुछ पहले से तय हो चुका था। कपूर परिवार के हर सदस्य ने उसे बोलने का मौका तो दिया, लेकिन असल में उसकी बात मानने का कोई इरादा किसी का नहीं था। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ कि उसने लोहे की दीवार से टक्कर ले ली है। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पास एक ऐसा पति था जिसके पीछे इतना ताकतवर परिवार खड़ा था कि राजीव चाहकर भी उसे अपनी मर्जी से नहीं चला सकता था। सबसे बड़ी बात, अब अनाया हर बात पर उसके सामने खड़ी हो सकती थी और राजीव के पास उसे रोकने तक का अधिकार नहीं बचा था। राजीव को अब लग रहा था कि उसकी बात की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। वह तो सोचकर आया था कि शादी के शगुन में मिलने वाले पैसों से सबसे पहले अपने लिए एक नई कार खरीदेगा। आखिर अब कपूर परिवार से रिश्ता जुड़ने वाला था तो थोड़ा रुतबा दिखाना भी तो जरूरी था। लेकिन जिस बीएमडब्ल्यू को वह खुद खरीदने का सोच रहा था, कपूर परिवार की नजर में वो अनाया के लिए बस अभी चलाने के लिए एक गाड़ी थी। पैसों की तो कपूर परिवार में कोई कमी ही नहीं थी। दादी जिस रोल्स रॉयस में चलती थी उसके सामने बीएमडब्ल्यू भी कुछ खास नहीं लगती थी, और राजीव के सामने ही इतनी आसानी से ये सब कहना उसे साफ साफ अपनी बेइज्जती जैसा लगा। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय राजीव का चेहरा शर्म और गुस्से से उतर गया था। किसी भी आदमी के लिए इतना बड़ा और अमीर परिवार समधी बनना गर्व की बात होती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को उसने हमेशा कम समझा, उसी को कपूर परिवार इतनी इज्जत और प्यार देगा। अब राजीव के मन में बस एक ही बात घूम रही थी, काश उसने अनाया को पहले कभी इतना नजरअंदाज न किया होता। काश आज रिया और अनाया की जगह बदल सकती। अगर आज रिया की शादी आर्यवीर से हो रही होती तो मुझे इतनी बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहनी पड़ती। लेकिन कम से कम एक राहत थी कि कविता और रिया आज उसके साथ नहीं आई थीं, वरना आज का माहौल संभालना और भी मुश्किल हो जाता। दादी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थीं कि उन्होंने राजीव से आखिरी बात कही, समधी जी, हाथ की हथेली हो या हाथ की पीठ, दोनों अपने ही होते हैं। अपने बच्चों में थोड़ा फर्क हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आपने किसी एक के साथ हद से ज्यादा गलत किया है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। राजीव चुपचाप खड़ा रहा। अगर आप अब भी अनाया को अपनी बेटी मानते हैं तो एक बार सोचिए कि आपने उसके और उसकी माँ के साथ क्या क्या गलत किया है। इंसान को जिंदगी में दूसरों के साथ प्यार और इंसानियत से पेश आना चाहिए, वरना मरने के बाद ऊपर जाकर हिसाब तो देना ही पड़ेगा। इतना कहकर दादी गाड़ी में बैठ गईं। राजीव बस वहीं खड़ा होकर बातें सुनता रह गया। कपूर परिवार से रिश्ता जोड़ने आया था और जाते जाते उसे बेटी के साथ सही व्यवहार करने का सबक भी मिल गया था। साफ था कि अर्जुन और उसकी पत्नी संध्या को भी राजीव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। संध्या ने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और कहा, अगर मेरे पास अनाया जैसी बेटी होती तो मैं खुशी के मारे सपने में भी मुस्कुराती, लेकिन लगता है आपको उसकी कद्र करना कभी आया ही नहीं। आपको ये समझ ही नहीं है कि आपके पास कितनी कीमती चीज थी। फिर उन्होंने साफ शब्दों में कहा, समधी जी, अब आप अपने घर के मामले खुद संभालिए। राजीव के मन में सवाल उठा, ये शादी की बात करने आए थे या मुझे सबक सिखाने? वह मायूस होकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। दूर जाते हुए उसने अनाया की गाड़ी को देखा और गुस्से में स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मार दिया।
उसे आखिर कैसे पता होता कि जिस लड़की को वह हमेशा कमजोर और बेकार समझता रहा, उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। अगर अनाया न होती, तो कपूर परिवार को उसके पुराने कारनामों के बारे में पता ही कैसे चलता। राजीव को पूरा यकीन था कि अनाया ने ही जाकर कपूर परिवार से उसकी शिकायत की होगी। उसे लगा होगा कि अब उसके पास आर्यवीर जैसा ताकतवर इंसान है, तो वह कपूर परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके अपने पिता से बदला ले सकती है। राजीव ने गुस्से में दांत भींचे। कितनी बेरहम लड़की है, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। कोई बात नहीं, उसके पास अभी एक और रास्ता था। एक बेटी और भी तो थी। राजीव के मन में तुरंत रिया का ख्याल आया। वह अनाया के आज के व्यवहार से अब भी नाराज था और उसे बहुत एहसान फरामोश मान रहा था, लेकिन वह पूरी तरह भूल चुका था कि उसने खुद अनाया के साथ इतने सालों तक कैसा व्यवहार किया था। उसे अपनी गलतियां याद ही नहीं थीं। उसे सिर्फ इतना दिख रहा था कि अनाया की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। अनाया ने बचपन से न जाने कितनी बार सोचा था कि काश एक दिन अचानक उसके हाथ बहुत सारे पैसे लग जाएं। वह सोचती थी कि अगर ऐसा हुआ तो वह अपनी माँ का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराएगी। और आज जो कुछ हुआ था, क्या वो किसी सपने के सच होने जैसा नहीं था? देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन इतने सारे पैसे, प्रॉपर्टी और दूसरी चीजें अपने नाम होने के बाद भी अनाया के मन में खुशी के बजाय एक अजीब सा बोझ था। उसने आर्यवीर की तरफ देखा और कहा, आर्यवीर, मुझे लगता है पहले ये सारी चीजें वापस कर देनी चाहिए। अनाया समझ रही थी कि कपूर परिवार ने ये सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसके पिता को एहसास हो कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया है और उसकी तरफ से उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन सच कहें तो उसे ये सब अपने पास रखने की कोई खास इच्छा नहीं थी। आर्यवीर ने उसकी बात सुनकर कहा, ये पापा, मम्मी और दादी की तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है। जब उन्होंने अपनी खुशी से तुम्हें दिया है तो इसे रख लो। फिर उसने सहजता से कहा, सारे कागजी काम भी पूरे हो चुके हैं, अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतनी बड़ी चीजें मिलें? मैंने इन्हें कमाया तो है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पूरी शादी ही पैसों के इर्द गिर्द घूम रही है। आर्यवीर हंसते हुए बोला, तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हें मैं पूरा का पूरा चाहिए? वो मजाक कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अनाया को पैसे पसंद जरूर थे, मगर वह ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना मेहनत के अचानक मिली दौलत के भरोसे बैठ जाए। शादी में शादी के तोहफे देना एक जरूरी रस्म थी और कपूर परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम कोई बड़ी बात भी नहीं थी। आर्यवीर ने कहा, अब ये सब तुम्हारा है, रख लो। अनाया अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आर्यवीर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। अगर तुमने वापस करने की कोशिश की तो वो लोग इसे वापस लेंगे ही नहीं। अनाया भी कपूर परिवार का स्वभाव समझ चुकी थी। सच में, अगर उसने ये सब लौटाने की कोशिश की तो दादी और बाकी लोग कभी स्वीकार नहीं करते और नाराज भी हो जाते। इसलिए फिलहाल उसके पास इन्हें संभाल कर रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन तय किया कि इन चीजों को बिना जरूरत हाथ भी नहीं लगाएगी। जब कभी सच में जरूरत पड़ेगी तभी इस्तेमाल करेगी। वैसे भी कपूर परिवार के पास इतनी दौलत थी कि उसके नाम की ये संपत्ति उनके लिए शायद बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन कई लोगों के लिए इतनी दौलत पूरी जिंदगी में भी हासिल करना मुश्किल होता। शायद कपूर परिवार के लिए इतना पैसा बस कुछ नंबरों से ज्यादा कुछ नहीं था। आर्यवीर की बात सुनने के बाद अनाया ने भी ज्यादा बहस नहीं की। उसने पूछा, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? अनाया मुस्कुराई, बस सोच रही हूँ, अचानक इतनी अमीर हो जाने पर कैसा लगता है? आर्यवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कैसा लगता है? अनाया हंस पड़ी। अजीब सा लगता है, बिल्कुल सपने जैसा। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी एक लंबे और प्यारे सपने जैसी हो गई है। आर्यवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। अगर ये सपना इतना अच्छा है तो फिर तुम कभी इससे जागोगी ही नहीं। अनाया हंस दी। जब दोनों वापस क्लियर वाटर गार्डन पहुंचे तो अनाया ने सबसे पहले सारी चीजें बहुत संभाल कर रख दी। हालांकि गाड़ी को लेकर अभी भी वह कंफ्यूज थी। वह सोचने लगी, अब क्या मैं ये BMW लेकर रोज ऑफिस जाऊं? ये सुनते ही आर्यवीर को एक और बात याद आई। अगर अनाया खुद गाड़ी चलाकर ऑफिस जाने लगेगी तो फिर दोनों का साथ में आना जाना भी बंद हो जाएगा, और अगर वह अकेले गाड़ी चलाए और रास्ते में कुछ हो गया तो? अनाया जब किसी बात को लेकर एक्साइटेड होती थी तो बिना सोचे कुछ भी कर बैठती थी। आर्यवीर को उसे अकेले ड्राइव करने देने में बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। अनाया को भी इतनी महंगी गाड़ी लेकर रोज ऑफिस जाना भी ठीक नहीं लगा। ऐसा लगता जैसे वह जानबूझकर अपना पैसा और रुतबा दिखा रही हो। अनाया ने हंसकर कहा, मुझे तो लगता है मेरे लिए साइकिल ही ठीक रहेगी। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा।
पहले अपना दूसरा इंटरव्यू तो पास कर लो। परसों है ना, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। तुम अकेले जाओगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अनाया ने सिर हिला दिया। आखिर दोनों ने तय किया कि BMW फिलहाल घर पर ही खड़ी रहेगी। जब आर्यवीर बाहर होगा और अनाया को सच में जरूरत पड़ेगी तभी वह गाड़ी चलाएगी। रोज ऑफिस आने जाने के लिए तो आर्यवीर था ही, और वैसे भी क्लियर वाटर गार्डन का गैराज इतना बड़ा था कि उसमें कई और गाड़ियां आराम से खड़ी हो सकती थीं। आर्यवीर का तो पहले से ही कोई इरादा नहीं था कि वह अनाया को रोज अकेले गाड़ी चलाने देगा। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि दोनों का रोज साथ में ऑफिस आना जाना ही सबसे सही रहेगा। लेकिन जहां आज की मुलाकात से अनाया और कपूर परिवार खुश थे, वहीं राजीव के घर लौटते ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्से से भरा घर पहुंचा। घर में किसी को न पाकर उसने नौकरों से पूछा तो पता चला कि कविता और रिया बाहर खाना खाने गई हैं। राजीव का मूड पहले ही खराब था, ऊपर से घर में भी कोई नहीं था तो उसे हर चीज खटकने लगी। आखिरकार वह गुस्से में सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर कविता और रिया खाना खाकर निकलीं। इसके बाद दोनों ब्यूटी पार्लर गईं और फिर एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमती रहीं। जब वे वापस लौटीं तो शाम के करीब 4-5 बज चुके थे। सर्दियों में वैसे भी इस वक्त तक अंधेरा होने लगता था। गैरेज में राजीव की गाड़ी देखकर दोनों समझ गईं कि वह घर वापस आ चुका है। लगता है आज राजीव काफी खुश होंगे। उसे स्टोर में एक घड़ी पसंद आ गई थी जिसकी कीमत करीब 2 लाख से भी ज्यादा थी। अब उसे लगा कि अगर राजीव का मूड अच्छा हुआ तो वह शायद राजीव उसके लिए वो घड़ी खरीद देंगे। लेकिन घर के अंदर का माहौल उसकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। राजीव लिविंग रूम में बैठा था और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उसका मूड बहुत खराब है। कविता और रिया को फिर से खरीदारी करके लौटते देखना और ऊपर से अनाया के हाथ में जाते हुए उस दौलत के पहाड़ को याद करना, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने दोनों को देखते ही ताना मारा, तुम दोनों को घर आने का भी ख्याल है? रिया एक पल के लिए रुक गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि पापा नाराज हैं। उसके मन में आया, खुद तो कपूर परिवार से रिश्तेदारी जोड़ने गए थे, हमें साथ लेकर भी नहीं गए और अब उल्टा हमसे ही नाराज हो रहे हैं। लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं होने दी। इसके बजाय वह मुस्कुराई और आज खरीदा हुआ एक टाई का गिफ्ट बॉक्स निकालकर राजीव के सामने रख दिया। प्यार से बोली, पापा आज ये टाई देखी तो मुझे लगा कि ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आपके लिए ले आई। ये आपके लिए है। राजीव की नजर जैसे ही रिया पर पड़ी, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसकी नजर में रिया हमेशा से ही समझदार, प्यारी और अच्छी बेटी रही थी, और उसका ख्याल रखने वाली बेटी थी अनाया से कहीं ज्यादा। हाथ में गिफ्ट देखते ही उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, इतनी सारी शॉपिंग फिर कर ली? रिया हंसकर बोली, बस थोड़ी सी शॉपिंग की है पापा। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? ज्यादा टेंशन मत लिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रिया की मीठी बातें सुनकर राजीव को और भी ज्यादा महसूस हुआ कि उसकी छोटी बेटी कितनी समझदार है। उसे अनाया पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि उसने जिस बेटी को इतने साल पाला वही अब उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। कविता ने मौका देखकर तुरंत बात पकड़ ली। हाँ, सही कह रही है रिया, आप कपूर परिवार से मिलने गए थे ना, कैसी रही मुलाकात? फिर उसने थोड़ा उत्सुक बनते हुए पूछा, उन्होंने शादी के तोहफे में ठीक ठाक कुछ दिया भी है या बस नाम के लिए कुछ देकर बात खत्म कर दी? कविता ने ये बात तो बड़े सामान्य अंदाज में कही, लेकिन मन ही मन वह चाहती थी कि कपूर परिवार ने अनाया को ज्यादा कुछ न दिया हो। अगर ऐसा होता तो अनाया की खूब बेइज्जती होती और रिया उसके सामने और भी बेहतर लगती। उसे पूरा भरोसा था कि सिंघानिया परिवार तो अपनी बहू के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ता। उस बात को मत छेड़ो, उसके बारे में सोचते ही मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। कविता ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे बताइए ना। मैंने सुना था कि अनाया ही शादी के लिए ज्यादा तैयार थी। अगर आपने बात करके कुछ कम ज्यादा करवाया भी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कपूर परिवार ने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप इतने परेशान हैं? कविता को पूरा यकीन था कि कपूर परिवार ने शायद नाम के लिए ही कुछ दिया होगा, तभी राजीव इतना गुस्से में है। लेकिन राजीव ने गुस्से में हंसते हुए कहा, कपूर परिवार ने कम नहीं बल्कि बहुत कुछ दिया है। परेशानी ये है कि पता नहीं उस लड़की ने उन लोगों पर कौन सा जादू कर दिया। वह गुस्से में आगे बोला, शादी के तोहफे में जो भी मिला है सब कुछ अनाया के नाम कर दिया गया है, मतलब हमारे परिवार को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कविता और रिया दोनों के चेहरे के भाव बदल गए। राजीव ने गुस्से में कहा, ऊपर से शादी के वक्त हमें ही अपनी तरफ से शादी का सामान देना पड़ेगा और शादी का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ेगा। ये कैसी शादी है? कविता की आंखें फैल गईं। क्या कहा? शादी का खर्च भी हमें ही देना पड़ेगा और ऊपर से हमें ही दहेज भी देना पड़ेगा?
कविता लगभग सोफे से उछल पड़ी। मल्होत्रा परिवार की इतनी सालों की संपत्ति पर वह अपना हक समझती थी। अब वह इतनी आसानी से अनाया के हाथ में सब कुछ जाते हुए कैसे देख सकती थी? उसने गुस्से में कहा, आखिर कपूर परिवार ने ऐसा क्या दिया है कि सब कुछ अनाया के नाम कर दिया? फिर उसने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, उस लड़की को आपने ही इतने साल पाला है। आप उसके पिता हैं। कविता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। राजीव, मैं तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। राजीव पहले ही इस पूरे मामले को लेकर परेशान था। ऊपर से कविता उसके सामने बार बार उसी बात को लेकर बोलती जा रही थी, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद ये सब होने देना चाहता था? इतना बड़ा फायदा हाथ से निकल गया और अब सब कुछ अनाया के नाम हो गया। कविता ने तुरंत जवाब दिया, तो हम बस चुपचाप बैठकर ये सब होता हुआ देखते रहें? आपको कुछ तो करना पड़ेगा। वह गुस्से में बोली, अनाया मुझे कभी पसंद नहीं करती थी और आपके साथ भी उसके मन में गुस्सा है। अभी शादी हुई है और वो पहले ही आर्यवीर को अपने पीछे खड़ा करके मल्होत्रा परिवार में अपना दबदबा बनाने लगी है। कविता की आवाज में चिंता साफ थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो आपको अपना पिता मानने से भी इनकार कर देगी और उस दिन तो कपूर परिवार से किसी मदद की उम्मीद करना भी बेकार होगा। राजीव का चेहरा और भी गंभीर हो गया। कविता की बात उसे भले ही पसंद नहीं आई, लेकिन उसके मन में भी यही डर धीरे धीरे जगह बना रहा था। अगर अनाया सच में कपूर परिवार के करीब हो गई तो क्या मल्होत्रा परिवार पर उसका असर उससे भी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? मुझे ये सब बातें समझाने की तुम्हें कब से जरूरत पड़ने लगी? राजीव ने कविता को घूरकर देखा। वह जानता था कि अनाया की उसके लिए नफरत की असली वजह उसकी माँ के साथ हुआ व्यवहार था। अनाया उस बात को आज तक भूल नहीं पाई थी और अगर सच में सोचा जाए तो इस सब की जड़ में कविता और उसकी बेटी ही तो थीं। उस वक्त राजीव ने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अगर उसे पहले से पता होता कि हालात एक दिन इतने खराब हो जाएंगे तो वह अनाया के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार जरूर करता। कम से कम आज दोनों के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं होती। लेकिन राजीव एक बात समझ नहीं पा रहा था, अनाया की आर्यवीर से शादी की वजह भी आखिर वही खुद था। अगर राजीव, कविता और रिया ने उसे मजबूर न किया होता तो क्या अनाया कभी ऐसे आदमी से शादी करने का फैसला करती जिसे वह ठीक से जानती तक नहीं थी? शायद नहीं। एक तरह से देखें तो अनाया की जिंदगी में आर्यवीर का आना भी उसी मजबूरी से शुरू हुआ था। किस्मत ने जैसे पूरा खेल पहले से ही तय कर रखा था। और मजे की बात तो ये थी कि अगर सब कुछ इसी तरह देखा जाए तो अनाया को अपनी जिंदगी में आर्यवीर लाने के लिए अपने पिता, कविता और रिया तीनों को धन्यवाद देना चाहिए था। अगर उस वक्त उसका परिवार खुश होता और सब कुछ ठीक चलता तो आज शायद उसके साथ शादी की बात मिस्टर सरीन की हो रही होती और तब उसकी शादी आर्यवीर से कभी नहीं होती। लेकिन राजीव अपनी गलतियों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो बस यही घूम रहा था कि उसके हाथ से इतनी बड़ी दौलत निकल गई। रिया चुपचाप अपने माता पिता की बहस देख रही थी। उसे पता था कि इस वक्त अगर उसने कुछ कहा तो पापा का मूड और खराब हो जाएगा। अनाया की वजह से घर में इतना कुछ हो चुका था कि राजीव का पूरा ध्यान अब उसी पर था और रिया को लग रहा था कि वह धीरे धीरे अपने ही घर में नजरअंदाज होती जा रही है। उसे अपना बचपन याद आ गया। तब तो वह खुलकर मल्होत्रा परिवार का हिस्सा भी नहीं बनी थी और किसी को ये बताने की हिम्मत तक नहीं होती थी कि राजीव उसका पिता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब हर कोई जानता था कि वह राजीव मल्होत्रा की बेटी है। वह अर्बन नेस्ट डिजाइन स्टूडियो की डिजाइन डायरेक्टर थी। दूसरों की नजर में उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। एक अच्छी नौकरी, पैसा, रुतबा और ऊपर से एक हैंडसम और अमीर बॉयफ्रेंड भी था। भला कौन उसकी ऐसी जिंदगी से जलता नहीं? रिया को किसी भी कीमत पर अपनी ये परफेक्ट जिंदगी खराब नहीं होने देनी थी। अनाया उसे सब कुछ बर्बाद नहीं करने दे सकती थी। इस घर में असली खास बेटी वही थी। कम से कम रिया ऐसा ही मानती थी। उसने अपने पिता को समझाते हुए कहा, पापा, आप परेशान मत होइए। जब मेरी शादी आदित्य से होगी ना, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। राजीव ने राहत की सांस ली। रिया, तुम समझदार हो। मैंने तुम्हें इतना प्यार यूं ही नहीं किया, लेकिन आदित्य के मामले में तुम्हें थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर बात जल्दी पक्की हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। रिया समझ गई कि उसके पिता क्या चाहते हैं। पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। राजीव ने सिर हिलाया। तुम लोगों के रिश्ते में मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। बाकी तुम खुद समझदार हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी आदमी का दिल कैसे जीता जाता है। जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम्हें आदित्य पसंद है, तभी मैंने तुम्हें मौका दिया था।
अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। मेरी उम्मीदों को निराश मत करना, रिया ने पूरे भरोसे से कहा। आप मुझ पर भरोसा रखिए पापा, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। लेकिन ये बात कहने के बाद भी राजीव के मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसने एक लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। सीढ़ियों से जाते हुए उसकी नजर लिविंग रूम में बिखरे हुए शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। आज सुबह तक उसका मूड जितना अच्छा था, अब सब कुछ जैसे खराब हो चुका था। नीचे कविता और रिया ही रह गईं। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अनाया की जगह लेकर उसने सिंघानिया परिवार की मंजूरी हासिल की थी, वही अनाया इतनी जल्दी उससे भी बड़े कपूर परिवार में शादी कर लेगी। उसे लगता था कि अगर किसी तरह अनाया की शादी कपूर परिवार में हो भी गई तो बिना किसी ढंग की शादी और रस्मों के वह भला वहां खुश कैसे रह पाएगी। लेकिन हकीकत ने उसकी सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया था। कपूर परिवार ने सिर्फ अनाया को स्वीकार ही नहीं किया था, बल्कि उसे बेहद प्यार और सम्मान भी दिया था। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने उसे इतना कुछ दे दिया था कि राजीव का सोने का पहाड़ कहना भी गलत नहीं था। साफ था कि कपूर परिवार जानबूझकर अनाया का साथ दे रहा था। रिया इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि ये बात समझ न पाए। लेकिन अब तो सब कुछ अनाया के हाथ में जा चुका था। पलक झपकते ही उसके पास इतना कुछ आ गया था। और उसके पास क्या था? रिया ने अपने खाली हाथों को देखा। उसे अगर कोई चीज पसंद भी आ जाए तो उसे भी पापा के अच्छे मूड का इंतजार करना पड़ता था। फिर बड़ी सावधानी से उनसे पैसे मांगने पड़ते थे। हर बार इस तरह मांगना उसे अंदर से बहुत बुरा लगता था। उसने मन ही मन सोचा, जब मेरी शादी सिंघानिया परिवार में होगी तो क्या मेरे साथ भी अनाया जैसा ही व्यवहार होगा? फिर उसके मन में वही सवाल आया, हर बार अनाया के हिस्से में ही सब कुछ अच्छा क्यों आता है? वहीं बैठे बैठे उसे उस दिन का नजारा याद आ गया जब उसने अपने घर में आर्यवीर को देखा था। उसका वो रुतबा, उसका वो अंदाज, ऐसा लगता था जैसे उसके एक इशारे से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती हो। उसके अंदर एक अलग ही तरह का दबदबा था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। रिया ने कभी इतने परफेक्ट आदमी को करीब से नहीं देखा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, इतना परफेक्ट आदमी आखिर अनाया जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है? रिया के मन में बस यही सवाल घूम रहा था। बचपन से लेकर आज तक हर अच्छी चीज आखिर अनाया के हिस्से में ही क्यों आती है? उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वह मन ही मन जल रही थी। कविता ने अपनी बेटी के चेहरे के बदले हुए भाव देखे तो चिंता से पूछा, रिया क्या सोच रही हो? रिया जैसे अचानक अपनी सोच से बाहर आई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, लेकिन हम अनाया को इतना खुश होकर घूमने नहीं दे सकते। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कविता ने परेशान होकर पूछा, कपूर परिवार उसके साथ इतना खड़ा है, हम आखिर कर भी क्या सकते हैं? रिया ने लंबी सांस ली। मम्मी, उसकी जिंदगी इतनी आसान क्यों है? बचपन से ही उसे पापा की बेटी होने का पूरा हक मिला और अब वो कपूर परिवार की बहू बन गई। उसकी आवाज में शिकायत साफ थी। और मैं, मुझे जो भी मिला है सब कुछ खुद मेहनत करके हासिल करना पड़ा। सच में लगता है भगवान भी मेरे साथ इंसाफ नहीं करता। रिया की बात सुनकर कविता का दिल अंदर से थोड़ा भर आया। अगर उसने राजीव से शादी करते वक्त ही सब कुछ सही तरीके से किया होता तो शायद आज उसकी बेटी को इस तरह की बातें नहीं कहनी पड़ती। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा होने लगा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब रिया जो भी चाहेगी वह उसकी हर तरह से मदद करेगी। कविता ने रिया को समझाते हुए कहा, रिया, तुम चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, मैं उस लड़की को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुम बस आदित्य को अपने साथ बनाए रखने पर ध्यान दो। मेरी तरह वही गलती दोबारा मत करना, समझी? रिया ने सिर हिला दिया। वह अपनी माँ की गलतियां दोहराने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद रिया ऊपर अपने कमरे में आराम करने चली गई, लेकिन कविता के मन को चैन नहीं मिल रहा था। वह किसी भी हालत में अनाया को यूं ही खुश होकर आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर उसने अपना फोन उठाया और तय किया कि सीधे अनाया को फोन करके उससे मिलने की बात करेगी। उधर अनाया सोफे पर आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। वह कुछ पल फोन को देखती रही। अनजान नंबर उठाने का उसका मन नहीं था, लेकिन 2-3 बार फोन बजने के बाद उसे लगा कि कहीं मीरा किसी और के फोन से किसी मुसीबत में उसे कॉल तो नहीं कर रही। आखिरकार उसने फोन उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज सुनाई दी उसे सुनते ही अनाया का चेहरा बदल गया। वो आवाज कविता की थी। फोन के दूसरी तरफ से कविता की आवाज सुनकर अनाया समझ गई कि कौन है। आप? कविता ने शांत आवाज में कहा। अनाया, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है। मुझे लगता है अब हमें मिलकर आराम से बात कर लेनी चाहिए। बात? अनाया को समझ नहीं आया कि आखिर कविता को उसे ऐसी कौन सी बात करनी थी।
उसे पूरा अंदाजा था कि राजीव के घर पहुंचते ही कविता को दोपहर में हुई सारी बातें पता चल गई होंगी। इसलिए उसे ये भी समझ आ गया कि अचानक फोन करने की असली वजह क्या है। अनाया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, आपने कह दिया कि मिलना है, तो क्या मैं तुरंत मिलने चली आऊं? मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं? कविता ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। अनाया, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आज तुमने जो किया है, उसके बाद क्या तुम अपने पिता के सामने आराम से खड़ी हो सकती हो? तुमने ऐसा किया ही क्यों? अनाया ने ठंडी आवाज में पूछा। तो आपने मुझे फोन सिर्फ डांटने के लिए किया है? फिर वह हल्का सा हंसी। आपको मुझे डांटने का हक किसने दिया? मेरे पापा ने तो मुझसे अभी तक कुछ नहीं कहा। फिर आप कौन होती हैं मुझे लेक्चर देने वाली? कविता का गुस्सा बढ़ गया। तुम, अनाया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके आराम से बच जाओगी तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें, वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अनाया ने फोन काट दिया। इसके बाद उसने बिना दोबारा सोचे उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब जाकर चैन मिला। जितना वह इस बारे में सोचती उतनी ही उसे हंसी आती। ये भी ना, लगता है उम्र के साथ अक्ल चली गई है। मुझे फोन करके डांटने चली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गुस्से में ऐसा कर रही थी या सच में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनाया ने फोन एक तरफ रख दिया और आराम से अपनी किताब पढ़ने लगी। अब उसका पूरा ध्यान बस अपनी किताब और रात के खाने पर था। उधर कविता अभी फोन पर बोल ही रही थी कि अचानक उसे सामने से कॉल कटने की आवाज सुनाई दी। वह कुछ सेकंड तक फोन को घूरती रही, फिर गुस्से में दोबारा नंबर मिलाया, लेकिन इस बार कॉल लगी ही नहीं। कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झुंझलाकर फोन सोफे पर पटक दिया, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगर उसे ये डर न होता कि राजीव को सब पता चल जाएगा, तो शायद वह गुस्से में घर का कुछ सामान तक तोड़ देती। इतनी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात करे। कविता के मन में यही चल रहा था। उसे लगा था कि कपूर परिवार में शादी होते ही अनाया के अंदर बहुत घमंड आ गया है। क्या उसे सच में लगता है कि कपूर परिवार से रिश्ता जुड़ने के बाद अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? कविता के चेहरे पर गुस्से की जगह अब एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। वह पहले भी सुरभि मल्होत्रा को अपने रास्ते से हटा चुकी थी। उसकी बेटी को संभालना तो उसके लिए और भी आसान होना चाहिए था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि अनाया के पीछे कौन खड़ा है। कविता ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह अनाया को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। कविता किसी भी हालत में अनाया को रिया के सिर पर चढ़ने नहीं देने वाली थी। उसे याद आया कि रिया ने एक बार बताया था कि अनाया ने कपूर इंफ्रा ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए आवेदन किया है, और जब आर्यवीर खुद उसके पीछे खड़ा हो तो टेस्ट तो बस एक औपचारिकता ही होगी। कल उसका दूसरा राउंड इंटरव्यू भी था। कविता के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। फोन नहीं उठाई तो क्या हुआ, अब देखती हूँ कैसे बचती हो। अगर अनाया खुद उससे मिलने को तैयार नहीं थी तो कविता ने तय कर लिया कि वह खुद कंपनी जाकर उससे मिलेगी। कल वह कपूर इंफ्रा ग्रुप जाएगी और वहीं उसका रास्ता रोकेगी। उधर अनाया ने कविता के फोन को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे कोई पागल कुत्ता भौंक रहा हो और इंसान उसे ज्यादा महत्व न दे। उसे पूरा भरोसा था कि कविता आमतौर पर राजीव की हर बात मानती है। वह बिना उसकी इजाजत के कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, अगर पापा ने अंदर ही अंदर उसे ऐसा करने की इजाजत दे रखी हो तो बात अलग थी। असल में कविता खुद भी इतना बड़ा जोखिम लेने से डरती थी। कविता ने इतने सालों से राजीव के सामने एक समझदार, संस्कारी और अच्छी पत्नी की छवि बना रखी थी। अगर वह कोई बड़ा तमाशा कर देती और राजीव उससे नाराज हो जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। इसलिए ऑफिस जाने से पहले उसने राजीव के सामने अपनी बात रखी। राजीव, मुझे पता है कि तुम उस मामले को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन शायद तुम खुद अनाया से कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं ही बुरी बन जाती हूँ। राजीव ने अपना बैग उठाते हुए उसकी तरफ देखा। तुम जाओगी? कविता ने तुरंत कहा। हाँ, मैं अनाया से आराम से बात कर लूंगी। वैसे भी उसे सबसे ज्यादा नापसंद मैं ही हूँ। अगर तुम्हें उससे कुछ कहने में परेशानी हो रही है तो मैं तुम्हारी तरफ से बात कर दूंगी और जो चीजें उसे देनी चाहिए वो वापस लेने की कोशिश करूंगी। तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। राजीव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं। कविता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राजीव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। कम से कम इस वक्त तो मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। आखिर ये हमारे परिवार का मामला है। ऐसे समय पर अगर मुझे थोड़ी बुरी बनना भी पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भरोसे से कहा, बस ये मामला सुलझ जाए और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए, मेरे लिए वही सबसे जरूरी है। कविता
राजीव उसकी बातों से भावुक हो गया। उसने आगे बढ़कर कविता को गले लगा लिया। तुम सच में बहुत समझदार हो। ठीक है, तुम ही ये मामला संभाल लो। बस थोड़ा ध्यान रखना। अनाया का गुस्सा तुम जानती हो। प्यार से बात करना, बात को ज्यादा मत बढ़ने देना। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। अनाया को भी अपनी मर्यादा पता है। आखिर मैं उससे बड़ी हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ बदतमीजी करने की हद तक जाएगी। राजीव ने सिर हिलाया। उम्मीद है ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी संभल कर रहना और ज्यादा दबाव मत डालना। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखना ना भूलें सीईओ की डील वाइफ का अगला भाग। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द भाग 30 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।